नमस्कार। चलिए आज भारतीय उपमहाद्वीप के हजारों सालों के इतिहास में एक तेज सफर करते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे शुरुआती इंसानों ने पत्थर के औजारों से अपनी कहानी शुरू की और कैसे धीरे धीरे बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रखी गई। देखिए, ये सिर्फ कुछ तारीखें या नाम नहीं है। ये असल में इंसान के विकास की कहानी है कि कैसे उसने सीखा, कैसे वो एक एक कदम आगे बढ़ा। तो चलिए इस शानदार सफर को शुरू करते हैं। ये है हमारी आज की रूपरेखा। हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे और समझेंगे कि कैसे पत्थर की दुनिया से विचारों की और फिर साम्राज्यों की दुनिया तक का सफर तय हुआ। तो चलिए पहले अध्याय में चलते हैं। ये वो कहानी है जब इंसान सिर्फ जीने की जद्दोजहद से आगे बढ़कर पहले बार बस्तियां और शहर बसाने के बारे में सोच रहा था। देखिए, पाषाण काल में तरक्की धीरे धीरे हुई। पूरा पाषाण काल में इंसान पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। उसके औजार भी बड़े और बेडोल थे। फिर आया मध्य पाषाण काल। मौसम थोड़ा गर्म हुआ और माइक्रोलिथ्स यानी छोटे, तेज और ज्यादा कारगर पत्थर के औजार बनने लगे। और हाँ, जानवरों को पालतू बनाने की भी शुरुआत हुई। लेकिन असली गेम चेंजर थी नवपाषाण क्रांति, जब खेती की खोज ने सचमुच सब कुछ बदल दिया। अब जरा इस बदलाव की गहराई को समझिए। इंसान जो कल तक सिर्फ खाना ढूंढता था, वो अब खाना उगाने वाला बन गया, यानी फूड कलेक्टर से फूड प्रोड्यूसर। और इसी एक बदलाव ने इंसानी बस्तियों, गांव और आगे चलकर शहरों की नींव रखी। ये सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं बदला था, ये समाज बनाने का पहला सबसे बड़ा कदम था। और फिर आती है भारत की पहली शहरी सभ्यता। और क्या सभ्यता थी! ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये तो इंजीनियरिंग के कमाल थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थीं, हर घर में ढकी हुई नालियां थीं, और इनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। सोचिए, वहां के दस्तावेजों में इस जगह को मेलूहा कहा गया है। वाकई एक जबरदस्त छलांग थी। तो अब भौतिक दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब दौर आता है विचारों का, सोच का, और कैसे इन नई सोच ने समाज और राजनीति को एक नया रूप दिया। वैदिक युग को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। शुरुआती दौर में समाज कबीलाई था, पशु ही असली दौलत थे और वर्ण व्यवस्था काम पर आधारित थी। लेकिन फिर लोहे की खोज हुई और इसने खेती में क्रांति ला दी। समाज एक जगह बसने लगा, बड़े बड़े राज्य यानी जनपद बने, और इसी के साथ वर्ण व्यवस्था भी जन पर आधारित होकर बहुत ज्यादा कठोर हो गई। जब उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बढ़ रहे थे, तो 2 नए दर्शन सामने आए, जिन्होंने मोक्ष का एक अलग रास्ता दिखाया। जैन धर्म ने आत्मा की शुद्धि के लिए कठोर तपस्या और अहिंसा पर जोर दिया। वहीं बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, यानी न तो खुद को जरूरत से ज्यादा कष्ट दो और न ही दुनिया के सुखों में डूब जाओ, बल्कि इच्छाओं को समझकर दुख से बाहर निकलो। छोटे छोटे राज्यों के बाद अब वो दौर आता है जब पहली भारतीय उपमहाद्वीप पर एक विशाल, एक महान साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बना था। इसके पीछे थी चाणक्य की जबरदस्त रणनीति, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। मतलब राज्य को एक शरीर की तरह 7 जरूरी अंगों में देखना। इसी सोच ने एक मजबूत केंद्रीय सरकार, गूढ़ पुरुषों का एक बड़ा जासूसी नेटवर्क और पाटलिपुत्र जैसे शानदार शहर को जन्म दिया। तो अशोक का ये धम्म आखिर था क्या? अक्सर लोग इसे एक नया धर्म समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कलिंग युद्ध की भयानक हिंसा के बाद अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए ये एक नैतिक कोड बनाया। इसका मकसद था लोगों के बीच शांति, सहनशीलता और सम्मान को बढ़ावा देना। और ये एक लाइन अशोक की सोच को पूरी तरह बयां कर देती है। वो खुद को एक राजा से ज्यादा अपनी प्रजा का पिता मानते थे, जिसकी भलाई करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। मौर्यों के बाद राजनीतिक एकता तो खत्म हो गई, पर इसने एक नए दौर का दरवाजा खोला। एक ऐसा दौर जहां अलग अलग संस्कृतियां मिलीं और एक जबरदस्त कल्चरल एक्सचेंज हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन से उत्तर पश्चिम में एक पावर वैक्यूम बन गया, और इसे भरने के लिए मध्य एशिया से एक के बाद एक कई समूह भारत आए। सबसे पहले हिंद यवन, फिर शक, उनके बाद पार्थियन और आखिर में कुषाण, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र के इतिहास को एक नया ही मोड़ दे दिया। ये दौर सिर्फ लड़ाई झगड़े का नहीं था, बल्कि ये सांस्कृतिक लेन देन का एक सुनहरा दौर था।
हिंद यवनों ने राजाओं के चेहरे वाले पहले सोने के सिक्के चलाए। कुषाणों ने सिल्क रूट पर कब्जा करके व्यापार को आसमान पर पहुंचा दिया। और इसी दौर में गांधार कला जैसी नई शैलियां पैदा हुईं, जिसमें भारतीय और यूनानी कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी अध्याय पर, एक ऐसा दौर जिसे अक्सर कला, विज्ञान और साहित्य की शानदार उपलब्धियों के लिए भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज भी कहा जाता है। ये नंबर 9, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उस दौर की बौद्धिक ताकत का प्रतीक है। ये उन 9 असाधारण विद्वानों या नवरत्नों का प्रतीक है जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया था। सोचिए जरा, एक ही दरबार में कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार हैं, तो दूसरी तरफ वराहमिहिर जैसे खगोलशास्त्री और धन्वंतरी जैसे महान चिकित्सक भी मौजूद हैं। ये दिखाता है कि उस दौर में ज्ञान और कला का कितना सम्मान था। गुप्त काल की विरासत आज भी हमारे साथ है, चाहे वो देवगढ़ के दशावतार मंदिर जैसे पहले ढांचागत मंदिर हों या कुमारगुप्त द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय। और विज्ञान में तो कमाल ही हो गया था। शून्य का विचार और ये खोज कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये सब इसी दौर की देन है जिसने भारतीय सभ्यता पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो पत्थर के औजारों से अपना सफर शुरू करने वाले इंसान ने खेती करना सीखा, शानदार शहर बसाए, गहरे दार्शनिक सवाल उठाए, बड़े बड़े साम्राज्य बनाए और कला विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये लगातार बदलते रहने और आगे बढ़ते रहने की एक अद्भुत कहानी है। और जाते जाते एक सवाल, हजारों साल पहले बनी ये नींव, चाहे वो सिंधु घाटी की शहरी प्लानिंग हो, वैदिक काल की दार्शनिक बहस हो या फिर अलग अलग संस्कृतियों का मेल जोल हो, ये सब आज के भारत की पहचान को किस तरह से आकार देती हैं, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।